आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक पैसा कितना और क्यों की एक बहुत ही विचारोत्तेजक हिस्से की, जिसका मुख्य सवाल ही यही है कि आखिर कितना पैसा जरूरी है। आज का हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि पैसा क्यों चाहिए, बल्कि ये गहराई से जांचना है कि धन कमाने के पीछे किसी भी इंसान का वास्तविक मनोवैज्ञानिक उद्देश्य क्या होता है, और कैसे हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे निर्णय, हाँ, जो लगते हैं अर्थहीन है, बिल्कुल वो कैसे हमारे जीवन के उस मिसिंग बड़े लक्ष्य की ओर इशारा कर रहे होते हैं। ये एक बहुत ही सटीक विषय है। एक बार ना जरा सोच कर देखिए। मतलब कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक बहुत लंबी यात्रा पर जाने के लिए अपना सूटकेस तैयार कर रहा है। अच्छा। वो उसमें बस कपड़े ठूंस रहा है, 3-4 जोड़ी जूते डाल रहा है, जरूरत और बिना जरूरत का सारा सामान भर रहा है, और सूटकेस इतना भारी हो गया है कि उसकी जिप बंद ही नहीं हो रही। वो इंसान उस पर बैठकर उसे दबा रहा है, पसीने से लथपथ है, चेहरे पर भयंकर तनाव है। बड़ी अजीब सी हालत हो गई होगी। बिल्कुल। और तभी वहां से कोई राहगीर गुजरे और उससे आकर पूछे कि भाई साहब, इतनी तैयारी तो कर ली, पर ये तो बताइए कि जाना कहाँ है। हाँ, सबसे जरूरी सवाल। और वो आदमी अपना पसीना पूछते हुए कहे कि अरे जाना कहाँ, ये तो मुझे पता ही नहीं, मैं तो बस सूटकेस पैक कर रहा हूँ। वैसे ये दृश्य सुनने में जितना हास्यास्पद लगता है ना, असल में उतना ही त्रासद भी है, दुखद है। एकदम सही कहा। क्योंकि अगर कोई सच में ऐसा करे तो हम यकीनन उसे मानसिक रूप से बीमार या पूरी तरह से भ्रमित ही मानेंगे। बिना किसी मंजिल के, बिना किसी दिशा के सिर्फ यात्रा का सामान इकट्ठा करना सच में बहुत थका देने वाला और एक तरह से खुद को पीड़ा देने वाला काम है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी विडंबना देखिए ना, जब बात हमारी अपनी जिंदगी की आती है, हमारी करियर के फैसलों की आती है, और सबसे जरूरी चीज हमारे बैंक बैलेंस और पैसों की आती है। हाँ, वही पैसे की दौड़। तो हम में से ज्यादातर लोग बिल्कुल इसी सूटकेस वाले आदमी की तरह बर्ताव कर रहे होते हैं। हम बस पैसा जमा कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, बिना ये जाने कि जिंदगी की असली मंजिल आखिर है क्या। वही तो आज की इस चर्चा में हम लोग इसी सबसे बड़ी उलझन को सुलझाने वाले हैं। आज हमारे पास जो अध्ययन सामग्री है वो इस पूरी बहस का नजरिया ही जड़ से पलट देती है, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है। इस पूरी किताब का जो सबसे मजबूत दार्शनिक आधार है ना, जिसे समझना सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हमारे जीवन में या इस दुनिया में समस्या धन की कमी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, धन की कमी नहीं है? नहीं, हमारी असली समस्या उस उद्देश्य की कमी है जिसके लिए हमें उस धन की आवश्यकता होती है। मतलब जब तक कोई मंजिल ना है? हाँ, जब तक कोई स्पष्ट और बड़ा उद्देश्य नहीं है, तब तक हर अतिरिक्त कमाया हुआ रुपया सिर्फ उस सूटकेस का बोझ ही बढ़ा रहा है। वो आजादी नहीं दे रहा, बल्कि और ज्यादा बांध रहा है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये बात सीधे तौर पर हमारे उन विश्वासों पर चोट करती है जो हमें बचपन से सिखाए गए हैं। बिल्कुल करती है। इस किताब में चर्चा की शुरुआत ही इस सबसे आम सवाल से होती है, जो शायद हर युवा के दिमाग में घूमता है, कि एक इंसान को अपने पूरे जीवन में आखिर कितने पैसों की जरूरत होती है। और यहीं से पहला चौंकाने वाला विचार सामने आता है। हाँ, कि धन सिर्फ उतना ही चाहिए जितना किसी सत्कार्य यानी किसी सही और सार्थक कार्य के लिए आवश्यक हो। और मजेदार बात यह है कि ये रकम 2 रुपए भी हो सकती है और 2 अरब रुपए भी। बिल्कुल। अब ईमानदारी से कहूं तो ये विचार सुनने में थोड़ा एक्सट्रीम लगता है मुझे। क्या हम सच में अपनी जरूरतों को इस तरह से नाप सकते हैं? देखिए, ये एक्सट्रीम इसलिए लगता है क्योंकि हमने हमेशा पैसों को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा, अपने डर और अपने ऐशो आराम से जोड़कर देखना सीखा है। हाँ, वही सिक्योरिटी वाली फीलिंग। लेकिन अगर हम यहाँ दिए गए तर्क की गहराई में जाएं, तो ये बहुत ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक बात है। किताब में स्पष्ट किया गया है कि अगर सिर्फ अपने निजी उपभोग की बात की जाए, पर्सनल कंजम्पशन की, तो एक इंसान की भौतिक जरूरतें बहुत ही सीमित होती हैं। मतलब पेट भर खाना और सर पर छत। बस वही। एक शरीर को आखिर क्या चाहिए? पेट भर पौष्टिक खाना, मौसम से बचने के लिए कपड़े और एक सुरक्षित छत। अगर करोड़ों रुपए आ भी जाएं, तो भी कोई एक दिन में 50 रोटियां तो नहीं खा सकता ना। वही ना, या एक साथ 4 कारों में बैठकर तो ड्राइव नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। ये सच्चाई है कि अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता से ज्यादा उपभोग करना इंसान को सिर्फ बीमारी कर सकता है। जैसे बहुत ज्यादा और महंगा खाना खा लेने से सेहत तो नहीं बनती, बल्कि भयंकर अपच और बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या नजर आ रही है। देखिए, आधुनिक दुनिया में हम सबको सिखाया जाता है कि अपने भविष्य को सुरक्षित करो।
हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग करना। हम लोग म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, सोना खरीद कर लॉकर में रखते हैं, ताकि कल को अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या बुढ़ापे में काम ना कर पाए तो वो पैसा काम आए। सही बात है, हर कोई यही करता है। लेकिन इस किताब में बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के ऐसा पैसा इकट्ठा करने की तुलना फिल्मों के उस खौफनाक सांप से की गई है जो खजाने के ढेर पर कुंडली मारकर बैठता है, सिर्फ फुफकारता है और पहरेदारी करता है। तो मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या आज के इस अनिश्चित दौर में भविष्य के लिए निवेश करना या बुरे वक्त के लिए पैसा बचाना महज एक सांप की तरह पहरेदारी करना है? क्या हम सब बेवकूफ़ हैं जो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं? ये एक बहुत ही लाजवाब और ज़रूरी सवाल है। अगर मेरे पास आज कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है तो क्या मुझे अपनी सेविंग्स बंद कर देनी चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हमें उस सत्कार्य के विचार को थोड़ा और खोलना होगा। यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि इस किताब का उद्देश्य निवेश करने, बचत करने या भविष्य की योजना बनाने का विरोध करना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो किसका विरोध है? वो किसी मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम के खिलाफ झंडा लेकर नहीं खड़े हैं। असली प्रहार उस बिना लक्ष्य के संचय की निरर्थकता और उससे पैदा होने वाली मनोवैज्ञानिक बीमारी पर है। मनोवैज्ञानिक बीमारी? वो कैसे? इसको ऐसे समझिए, जब धन सिर्फ मेरे लिए, मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा के अंधे डर या समाज में रुतबा बढ़ाने वाले अहंकार को संतुष्ट करने के लिए मांगा जाता है, तो वो धन एक मानसिक बोझ बन जाता है। क्योंकि डर की तो कोई सीमा ही नहीं होती ना। एकदम सही पकड़ा। आप कितना भी बचा लें, हमेशा लगेगा कि कल को अगर कोई ऐसी बीमारी आ गई जिसका इलाज दुनिया में सबसे महंगा हो तो क्या होगा? और इसी डर में लोग रात भर सोते नहीं है, मार्केट क्रैश का डर लगा रहता है। और इस स्थिति में कोई भी इंसान सच में उस खजाने पर बैठा सांप बन जाता है जो खुद भी उस खजाने का आनंद नहीं ले सकता और दूसरों को भी पास पटकने नहीं देता। वही तो, बस फुफकारता रहता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत, जब धन किसी बड़े काम के लिए, किसी सार्थक उद्देश्य के लिए मांगा जाता है तो वो एक साधन, एक टूल बन जाता है। तब हम पहरेदार नहीं रहते, एक निर्माता बन जाते हैं। बिल्कुल, एक क्रिएटर बन जाते हैं। ये निर्माता वाली बात बहुत दिलचस्प है वैसे। तो अगर धन व्यक्तिगत उपभोग और सिर्फ डर मिटाने के लिए नहीं है और हमें खजाने पर बैठा सांप नहीं बनना है, तो फिर वो बड़ा काम या सत्कार्य कैसा होना चाहिए जो धन की मांग करे? ये बड़ा अच्छा सवाल है। और वो धन आएगा कैसे? इस सवाल को समझाने के लिए किताब में एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक प्रसंग का जिक्र किया गया है, और वो है महामना मदन मोहन मालवीय जी का उदाहरण। हाँ, वही मालवीय जी जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU जैसे विशाल संस्थान की स्थापना की थी। उनका उदाहरण तो वाकई बहुत प्रेरक है। मालवीय जी का जीवन इस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता प्रमाण है कि जब इंसान का उद्देश्य उसकी अपनी जात से बड़ा हो तो धन कैसे काम करता है। वो BHU बनाने के लिए एक भिक्षा पत्र लेकर पूरे देश में घूमे थे ना? बिल्कुल। उन्होंने देश के साधारण किसानों और मजदूरों से लेकर देश के सबसे अमीर निजाम तक के सामने बेझिझक हाथ फैलाया। लेकिन यहाँ जो मनोवैज्ञानिक पहलू ध्यान देने वाला है वो ये है कि उन्हें कोई शर्म या हीन भावना महसूस नहीं हुई। उन्होंने तो गर्वपूर्वक धन मांगा था, पर गर्वपूर्वक भिक्षा मांगना ये तो अपने आप में एक विरोधाभास लगता है। विरोधाभास इसलिए लगता है क्योंकि हम अक्सर अपने लिए मांगते हैं। मालवीय जी ने लोगों से कहा कि दीजिए, मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विश्वविद्यालय खड़ा कर रहा हूँ। चूंकि वो काम उनके अपने पेट भरने या बच्चों के लिए महल बनाने के लिए नहीं था, इसलिए उनका अहंकार बीच में नहीं आया। एकदम। उन्होंने उस विशाल धनराशि में से अपने निजी उपयोग के लिए एक पैसा भी नहीं रखा। उनका पूरा जीवन बेहद सादगी में बीता। यहाँ बात सच में बहुत गहरी हो जाती है, क्योंकि अगर हम अपने समाज की बात करें तो बचपन से हमें नैतिक शिक्षा की किताबों में सिखाया जाता है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। हाँ, जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारने चाहिए। और हमें महत्वाकांक्षी होने पर या बहुत सारा पैसा कमाने की तीव्र इच्छा रखने पर एक तरह का अपराध बोध, एक गिल्ट महसूस कराया जाता है। कहा जाता है कि सादा जीवन, उच्च विचारी सब कुछ है। अक्सर यही सुनने को मिलता है। तो क्या यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर कोई महान उद्देश्य मिल जाए तो एम्बिशन और बहुत सारा धन कमाने से जुड़ा वो जो गिल्ट है वो पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए? ये बहुत ही सटीक विश्लेषण निकाला है। अगर हम इस विचार को व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो लेखक यही स्थापित कर रहे हैं कि काम का चुनाव सबसे प्राथमिक है। मतलब अपनी जीवन की ऊर्जा कहाँ लगानी है ये सबसे पहले तय होना चाहिए। बिल्कुल। अगर काम योग्य है,
अगर कोई ऐसा विश्वविद्यालय बन रहा है जो लाखों युवाओं को शिक्षित करेगा, या कोई ऐसी रिसर्च हो रही है जिससे कोई बड़ी बीमारी दूर होगी, तो वहां संतोष और संयम की बात करना सिर्फ बेईमानी ही नहीं, बल्कि उस काम के प्रति अन्याय भी है। मतलब ऐसे बड़े कामों में संतोष करना एक तरह का आलस्य हो गया फिर तो। एकदम। वहां तो करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए चाहिए होंगे, और वो धन जुटाने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी, दुनिया के कोने कोने में जाना होगा, तब बल्कि उस बड़े काम की बुनियादी जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ इस किताब में ये भी साफ किया गया है कि अगर काम सिर्फ घर के एक शांत कोने में बैठकर कोई कविता या ग्रंथ लिखना है, तो बहुत कम पैसों में भी जीवन की परम शांति मिल सकती है। असल सूत्र यही लगता है कि काम इंसान को चुनता है और फिर धन उस काम की जरूरत के हिसाब से आता है, व्यक्तिगत लालच या समाज में दिखावे के हिसाब से नहीं। हाँ, बिल्कुल। वाह, मतलब पैसा अपने आप में ना तो अच्छा है और ना ही बुरा, वो महज एक ऊर्जा है, एक फ्यूल है। मैं इसको ऐसे देखता हूं, अगर इंजन एक छोटे टेबल पंखे का है तो उसे बहुत थोड़ी सी बिजली चाहिए। सही बात है। लेकिन अगर तय किया है कि पूरा एक बोइंग हवाई जहाज उड़ाना है तो हजारों गैलन फ्यूल चाहिए ही चाहिए। अब हवाई जहाज उड़ाने निकले हैं और कहें कि नहीं, मैं तो संतोषी इंसानों में 1 लीटर फ्यूल में काम चला लूंगा, तो क्रैश ही होना है। क्या बेहतरीन उपमा दी है, बिल्कुल यही बात है। और दोनों ही इंजन अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, बशर्ते पता हो कि उड़ा क्या रहे हैं। हाँ, और समस्या तब शुरू होती है जब इंसान के जीवन में ये सम्यक लक्ष्य या बड़ा उद्देश्य होता ही नहीं है, लेकिन वो फ्यूल इकट्ठा किए जा रहा है। और जब जीवन का कोई अर्थ नहीं होता तभी तो इंसान ऐसी मानसिक उलझनों का शिकार होता है। और ये उलझने कोई किताबी बातें नहीं है, ये हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही व्यावहारिक और थका देने वाले फैसलों के रूप में सामने आती हैं। जैसे नौकरी बदलनी चाहिए या नहीं, शहर छोड़ना चाहिए या नहीं, नया घर अभी खरीदे या 10 साल बाद। इस किताब के अगले हिस्से में इसी को बहुत ही जबरदस्त और थोड़ा चुभने वाले तरीके से सुलझाया गया है। हाँ, वहाँ एक प्रश्नकर्ता का बहुत ही जीवंत उदाहरण है। वो व्यक्ति अपनी नौकरी के सिलसिले में मुंबई छोड़कर तमिलनाडु जाने के अपने फैसले को लेकर बुरी तरह परेशान है। वो पूछता है और लगातार शंका करता है कि उसका ये निर्णय सही है या गलत। वो तर्क देता है कि मुंबई बहुत महंगा शहर है, वहाँ खर्चे बहुत हैं और भविष्य में बड़े खर्चों के लिए, जैसे अपना एक घर खरीदने के लिए, उसे बहुत सारे पैसे तो चाहिए ही होंगे। इसलिए शायद उसका तमिलनाडु जाना सही है या शायद गलत है। मतलब वो पूरी तरह फंसा हुआ है इस थॉट में। और इसके जवाब में जो उत्तर मिलता है वो सच में आंखें खोलने वाला है, हालांकि थोड़ा तीखा जरूर है। लेखक कहते हैं कि सही और गलत हवा में या किसी वैक्यूम में तय नहीं होते। हाँ, वो हमेशा किसी कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ में होते हैं। इस बात को समझाने के लिए एक बंदूक का बहुत ही उग्र लेकिन सटीक उदाहरण दिया गया है यहाँ। हाँ, वो उदाहरण शुरुआत में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन वो दिमाग के जाले साफ कर देता है। तर्क ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस बात पर तुला ही हुआ है कि उसे किसी की हत्या करनी है, यानी उसका लक्ष्य हत्या करना है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बाजार जाकर एक अच्छी बंदूक खरीदने का उसका निर्णय उस संदर्भ में बिल्कुल सही निर्णय है। जाहिर है कि अगर मंजिली गलत है तो उस तक पहुंचने का सही रास्ता भी अंततः एक गलत जगह ही ले जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा। अगर जीवन में कोई सम्यक लक्ष्य यानी कोई प्रॉपर अर्थपूर्ण गोल नहीं है तो इंसान का दिमाग कैसे काम करता है यह समझना सबसे दिलचस्प है। जब बड़ा लक्ष्य नहीं होता तो दिमाग खालीपन से घबराता है और फिर वो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देता है। इसी को मनोवैज्ञानिक भाषा में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट। मुझे किताब में घर खरीदने की चिंता पर जो व्यंग्य किया गया है वो बहुत ही धारदार लगा। आचार्य जी उस व्यक्ति से पूछते हैं, भाई कितना बड़ा घर लोगे, क्या ताजमहल खरीदोगे? वही ना, 2-3 आदमियों के परिवार के लिए आखिर रहने के लिए कितना बड़ा घर चाहिए। ये व्यंग्य सीधे उस खोखलेपन पर वार करता है जहां जरूरतों को बिना किसी वजह के बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखा जाता है। इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि हम अपनी जीवन ऊर्जा आखिर लगा कहाँ रहे हैं। जब सुबह उठकर करने को कोई बड़ा सार्थक काम नहीं होता जो भीतर से प्रेरित करे, तो दिमाग खुद को बिजी रखने के लिए छोटी समस्याओं को विशाल बना देता है। इस किताब में एक बहुत ही अद्भुत बात कही गई है कि लक्ष्य विहीन इंसान इस बात पर भी घंटों या शायद हफ्तों सोच सकता है कि जूते का फीता किस रंग का लूं या किस दुकान से खरीदूं। उसके लिए यही फीता खरीदना जीवन का एक बहुत बड़ा और तनावपूर्ण निर्णय बन जाता है। ये जूते के फीते वाली बात सच में हिट करती है यार। क्यों? ऐसा क्यों लगता है?
क्योंकि अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो लोग हफ्तों इस बात पर रिसर्च कर रहे होते हैं कि कौन सा फोन खरीदें बिल्कुल। या लिविंग रूम के पर्दे का रंग क्या होना चाहिए। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दिमाग को प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए होती है। अगर उसे कोई बड़ी प्रॉब्लम या बड़ा उद्देश्य नहीं मिलेगा तो वो पर्दे के रंग को ही दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बना लेगा। लेकिन जब कोई बड़ा लक्ष्य होता तो ये छोटी मोटी बातें अपने आप सुलझ जाती हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि अरे घर जैसा भी हो, पर्दे जैसे भी हो, मेरा काम नहीं रुकना चाहिए। निर्णय अपने आप में पूर्ण रूप से सही या गलत नहीं होता, बल्कि वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम अंततः जीवन से क्या चाह रहे हैं। और ये चाहत और स्थिति कैसे सही और गलत को तय करती है, इस एब्स्ट्रैक्ट दार्शनिक बात को समझाने के लिए किताब में एक बहुत ही मजेदार रूपक दिया गया है। वो क्रिकेट वाला एनोलॉजी ना, भारत में तो जो भी लोग थोड़ा बहुत इस खेल को समझते हैं वो ऐसे तुरंत जुड़ जाएंगे। उदाहरण बड़ा सीधा सा है कि अगर एक बैट्समैन क्रीज पर है और वो गेंद को हवा में जोर से उछालकर शॉट मारता है, तो उसका ये हवा में शॉट मारने का निर्णय सही है या गलत? और इसका जवाब सीधा हाँ या ना में देना असंभव है। बिल्कुल। इसके लिए दो अलग-अलग स्थितियां देखनी होंगी। पहली स्थिति की कल्पना कीजिए, मान लीजिए एक 5 दिन का टेस्ट मैच चल रहा है। आज खेल का आखिरी पारी है और टीम के 8 विकेट गिर चुके हैं। और जीतने के लिए अभी भी 300 रन चाहिए, जो कि व्यवहारिक रूप से असंभव है। तो टीम का एकमात्र लक्ष्य अब किसी तरह पिच पर टिके रहना और मैच को ड्रॉ कराना है। इस नाजुक स्थिति में अगर बल्लेबाज गेंद को हवा में उछालकर बड़ा शॉट मारता है और कैच आउट होने का जोखिम लेता है, तो ये बिल्कुल गलत निर्णय है। और वहीं दूसरी स्थिति एकदम इसके विपरीत है। मान लीजिए कोई टेस्ट मैच नहीं बल्कि T20 मैच चल रहा है और पारी की आखिरी गेंद फेंकी जानी है। टीम को जीतने के लिए 6 रन चाहिए। अब इस स्थिति में अगर बैट्समैन गेंद को हवा में उछालकर बाउंड्री के पास शॉट मारता है तो ये 100% सही निर्णय है। तो इस सारे क्रिकेट विश्लेषण का हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी जिंदगी के, करियर के, रिश्तों के फैसले भी पूरी तरह इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम जिंदगी का कौन सा फॉर्मेट खेल रहे हैं। क्या हम जिंदगी के टेस्ट मैच में सिर्फ हारे टालने के लिए, यानी सिर्फ ड्रॉ के लिए खेल रहे हैं, या हम छक्का मारकर जीतने की कोशिश कर रहे हैं? और यहीं पर ये किताब अपनी सबसे गहरी और शायद सबसे असहज करने वाली बात कहती है। लेखक कहते हैं कि स्थिति क्या है और मैं क्या चाह रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ यही दो चीजें तय करती हैं कि फैसला क्या होगा। और ये जानने के लिए कि इंसान वास्तव में भीतर से क्या चाहता है, उसे हवाई दार्शनिक बातें छोड़कर जमीन पर आना होगा। उसे अपनी असलियत का, अपनी कमियों का सामना करना होगा। हाँ, वो हिस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। जब किसी से गहराई से पूछा जाता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी असली पहचान क्या है, तो लोग अक्सर बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। लेखक चेतावनी देते हैं कि यहाँ आध्यात्मिक अहंकार में आकर ये मत कहने लग जाना कि मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। व्यवहारिक जीवन में ये किताबी ज्ञान एक ढाल से ज्यादा कुछ नहीं है जो असलियत से भागने के काम आता है। ये शुद्ध आत्मा वाला तर्क अक्सर अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब अपनी अपूर्णता को छुपाने के लिए। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें अपनी अपूर्णताओं को, अपनी इनकम्प्लीटनेस को पहचानना और स्वीकार करना होगा। इंसान को यह समझना होगा कि उसकी सारी प्रेरणा, उसका सारा मोटिवेशन, सुबह उठकर काम पर जाने की सारी ऊर्जा असल में उसकी अपूर्णताओं से ही जन्म लेती है। 100%। मतलब चूंकि मैं अधूरा महसूस करता हूँ इसलिए मैं कुछ पाना चाहता हूँ। बिल्कुल। इंसान को शांति से बैठकर ये देखना होगा कि उसके भीतर ऐसी कौन सी चीज है जो उसे खाए जा रही है। उसकी असली प्यास क्या है? क्या वो सम्मान का भूखा है? क्या वो सुरक्षा चाहता है? या कोई ज्ञान पाना चाहता है? जब तक अपनी इन कमियों और वास्तविक प्यास को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक क्या सही है और क्या गलत कि इस अंतिम चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल सकते। पहले जमीन पर खड़े होकर बिना शर्म के ये मानना होगा कि हाँ, मैं अधूरा हूँ, मैं डरा हुआ हूँ और मुझे इस चीज की जरूरत है। तभी सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। ये सच में बहुत गहराई वाली और थोड़ी चुभने वाली बात है, क्योंकि हम समाज में अक्सर अपनी कमियों को छुपाने की ही कोशिश करते रहते हैं। एक परफेक्ट इंसान होने का मुखौटा पहने रहते हैं, जबकि सच तो ये है कि वही कमियां, वही अधूरापन आगे बढ़ने और जिंदगी में कुछ बड़ा खोजने का रास्ता दिखा सकता है। एकदम सही बात है। अगर इस पूरी गहन चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो कई स्थापित धारणाएं टूटती हुई दिखी हैं यहाँ। हमने जो सबसे बड़ी बात सीखी वो ये है कि धन या पैसा अपने आप में ना तो जीवन का अंतिम लक्ष्य है
और ना ही कोई अछूत बुराई है। वो महज एक ऊर्जा है, एक शक्तिशाली साधन है। और यदि जीवन में सच में कोई बड़ा उद्देश्य है, कोई सत्कार्य है जो आपसे बड़ा है, तो उस कार्य को पूरा करने के लिए बड़ी से बड़ी धनराशि जुटाना, महत्वाकांक्षी होना भी पूरी तरह से सार्थक और पवित्र है। उसमें कोई संकोच या अपराध बोध नहीं होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे महामना मालवीय जी को कोई संकोच नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ बिना किसी उद्देश्य के, सिर्फ अपने अहंकार, दिखावे या डर के कारण धन इकट्ठा करना एक मानसिक बीमारी पालने से कम नहीं है। और हमने ये भी देखा कि सही और गलत के फैसले वैक्यूम में नहीं लटके होते। वे पूरी तरह इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमारे जीवन का क्रिकेट मैच आखिर किस फॉर्मेट में खेला जा रहा है और भीतर की सुनने वालों के लिए अब ये शांति से बैठकर सोचने का समय है कि वो अपनी जिंदगी में आखिर किस चीज की पहरेदारी एक सांप की तरह कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक बैलेंस तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन रातों की सुकून भरी नींद और जिंदगी का असली मजा गायब हो गया है। और सबसे जरूरी बात, कहीं जूते के फीते और घर के पर्दे जैसी छोटी चीजों को ही जिंदगी का सबसे बड़ा और तनावपूर्ण निर्णय तो नहीं बना लिया गया है। सिर्फ इसलिए क्योंकि पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। जब जिंदगी को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखा जाता है तो रोजमर्रा की बहुत सी चिंताएं अपने आप छोटी हो जाती हैं। ताजमहल बनाने की चिंता छोड़कर उस काम पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है जो सच में जीवन को पूर्णता, अर्थ और सच्ची शांति दे। चर्चा को समाप्त करते हुए आइए एक बार फिर उसी सूटकेस वाले व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अब हमें और शायद उसे भी ये पता है कि सूटकेस में सामान ठूंसने से पहले मंजिल तय करनी है और फिर उसी मंजिल के मौसम और जरूरत के हिसाब से सामान रखना है। लेकिन इस पूरी किताब की फिलॉसफी और आज की इस चर्चा के आधार पर एक और विचार है जो मेरे दिमाग में आ रहा है और मुझे झकझोर रहा है। वो क्या है? जरा सोचिए, यहाँ जो तर्क दिया गया है कि हमारी सारी प्रेरणा, आगे बढ़ने की सारी आग हमारी इनकम्प्लीटनेस और हमारी प्यास से पैदा होती है। तो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि जिस दिन कोई इंसान भीतर से पूरी तरह कंप्लीट महसूस करने लगे, जिस दिन उसकी सारी मनोवैज्ञानिक प्यास सच में बुझ जाए, तो क्या उसके अंदर से कोई भी बड़ा काम करने, समाज को बदलने या कुछ भी नया रचने की इच्छा ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? ये तो बहुत ही गहरा विरोधाभास है ना? तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी ये कमियां, हमारी ये भीतर की बेचैनी और हमारा ये अधूरापन ही असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत है जो हमसे इस दुनिया में बड़े बड़े काम करवाती है? क्या पूर्ण हो जाना ही जीवन के ठहराव का दूसरा नाम है? ये एक ऐसा उत्तेजक विचार है जो यकीनन लंबे समय तक दिमाग में रहेगा और खुद के अंदर झांकने पर मजबूर करेगा। बिल्कुल। इसी विचार और इसी सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी के फॉर्मेट को पहचानें, अपने सत्कार्य को ढूंढें और खुद से मुश्किल सवाल पूछते रहें।